ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 28 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसान पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में अपडेट आईटीआई कोर्स नॉर्मली आपको अपने मोबाइल फोन में नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते और कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे फिटर थ्योरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से नया टैब ओपन होगा। नीचे स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, सारे पीडीएफ आपको यहाँ इकट्ठे मिल जाएंगे। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ जो लिखा हुआ है, किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। चलिए ये बात होगी पीडीएफ की। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोड क्या होता है। स्क्रैपर का यूज होता है स्क्रैपिंग करने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर ले रखा है। ठीक है, तो ये फिगर हम लोगों ने ले रखा है किसका, स्क्रैपर का। ठीक है, तो इस स्क्रैपर के द्वारा नरम धातु को, नरम मतलब सॉफ्ट मेटल के लिए कितना कोड होना चाहिए। तो इसी तरह से स्क्रैपिंग ऐसे चलाते हैं, बाएं हाथ से आगे वाले एज को दबाते हैं और दाहिने हाथ से हैंडल पकड़ करके ऐसे ऐसे इसको हम लोग चलाते हैं। तो किसी भी फ्लैट सरफेस हो या फिर आपका कर्व सरफेस भी हो, हाफ राउंड सरफेस हो, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के स्क्रैपर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। मतलब कोई सरफेस, जैसे ये आपकी सरफेस हो गई, अगर कहीं पे कोई उभरा हुआ रह गया, ऊंचा स्थान रह गया, तो उसको खुरच के हटाने के लिए स्क्रैपर यूज किया जाता है। तो स्क्रैपर का हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपका मीडियम हार्ड है, मीडियम हार्ड मेटल है, ठीक है, तो उसके लिए जनरली हम लोग जो यूज करते हैं इसको 30 डिग्री पे यूज करते हैं। स्क्रैपर को कितने डिग्री पे, जो एंगल, मतलब जैसे आप चला रहे हैं ना, तो इसके बीच और इसके बीच जो उठा हुआ स्थान है, जो हम ऐसे मतलब तिरछा चलाएंगे ना, तो जो एंगल बन रहा है स्क्रैपर का और इस सरफेस के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं मीडियम हार्ड मेटल के लिए। किसके लिए, मीडियम हार्ड मेटल के लिए। लेकिन अगर यही हमारा मीडियम हार्ड हो, तब अगर ज्यादा हार्ड है तो एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल हमारा 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हार्ड है तो एंगल हमारा बड़ा हो जाएगा। मीडियम हार्ड है तो 30 डिग्री रखेंगे। और अगर वही सॉफ्ट मेटल है, क्या है हमारे पास, सॉफ्ट मेटल है, नरम धातु है, तो उसके लिए हम लोग 20 डिग्री रखते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई सॉफ्ट धातु है तो आप थोड़ा एंगल मतलब झुका के भी करोगे तो हल्का भी पकड़ेगा तो आसानी से काट लेगा, क्योंकि सॉफ्ट है। लेकिन अगर हार्ड धातु होगा और आप उसे ज्यादा झुका दोगे 20 डिग्री पे, तो क्या होगा, वो कट नहीं पाएगा और आपका स्क्रैपर स्लिप कर जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा स्क्रैपर को खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो गहराई में घुस सके। तो हार्ड होगा तो स्क्रैपर को ज्यादा खड़ा करना पड़ेगा, मतलब एंगल बढ़ेगा। मीडियम हार्ड 30 डिग्री, ज्यादा हार्ड है तो एंगल और बढ़ेगा, 40-50 जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्ट है तो फिर हम कम झुका करके भी, मतलब कम एंगल पे भी इसकी स्क्रैपिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सॉफ्ट के लिए 20 डिग्री रखते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 20 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। देखिए यह चीज जो आपको दिखाया हुआ है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारा किसमें का है, लिमिट फिट टॉलरेंस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फिगर दे रखा है। सबसे अच्छी बात कि इसमें ज्यादातर साइजों को दिखा रखा है कि किसको क्या बोलेंगे, इसलिए यह क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए लाइन यहाँ पे एक खींची हुई है, जिसको यह क्या कह रहा है, जीरो लाइन कह रहा है। क्या कह रहा है, ये जो लाइन है सीधी जीरो लाइन है, और जीरो लाइन से नीचे तक का जो हिस्सा होता है इसी को लोग बेसिक साइज कहते हैं, मूल माप कहते हैं। बार बार कहते हैं ना कि बेसिक साइज से जो भी साइज लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा, बेसिक साइज से लिया जाएगा या फिर मूल माप से लिया जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, बेसिक साइज होता है। बेसिक साइज ये जीरो लाइन वाली होती है। ठीक है, अब जो ये देखिए यहाँ पे जो ऐसे आपका हैचिंग करके दिखाया गया पार्ट होता है, यही हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। कि किसी भी चीज पे जो छूट दी जाती है, कोई पार्ट हमें बनाना है तो बताया जाएगा कि आप मिनिमम इतना बना सकते हो, मैक्सिमम इतना, मिनिमम यहां तक बना सकते हो, मैक्सिमम यहां तक। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी पार्ट में जो सीमाएं दी जाती है, जो लिमिट दी जाती है, तो अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा जो दी जाती है, तो अधिकतम और न्यूनतम सीमा का जो अंतर होता है, जैसे हमने बोल दिया कि भाई अधिकतम सीमा क्या है, तो ये पार्ट हमने देखिए बेसिक साइज है, मूल माप इसका यह है, यहां से लेकर के यहां तक, यह वाली जो लाइन है ना, यह हमारा क्या है, यह यहां से यहां तक हमारा बेसिक साइज है। क्या है हमारा, यहां से यहां तक बेसिक साइज है। मैक्सिमम हम कितना, बेसिक साइज मतलब जो इसका एग्जैक्ट इस साइज का बनाना था, पर कोई भी पार्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज का बनाना संभव नहीं होता, इसलिए उस पर हमारा कुछ छूट दे देते हैं जिससे कि पार्ट आसानी से बन सके। उस पर कुछ हमारा दो सीमाएं, एक अधिकतम मतलब जो अधिकतम छूट दी जाएगी वो अधिकतम सीमा, जो कम से कम छूट दी जाएगी वो न्यूनतम सीमा। तो इस पर दो छूट दी जाती है। तो देखिए एक छूट यहां से यहां तक दी गई है, इस शीट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज।
यह क्या है हमारा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है। एक बार मैं जरा देख लूं वीडियो में लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, नहीं ठीक है दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है देखिए ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है, हमें दिमाग नहीं लगाना है। यह क्या है हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है, मतलब बेसिक साइज यह है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप इतना बना देंगे तब भी चलेगा और यहां तक बना देंगे तब भी चलेगा। तो टॉलरेंस क्या होगा, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम साइज जो है मिनिमम साइज है, दोनों का अंतर, तो मैक्सिमम यहाँ है मिनिमम इतना है, तो मिनिमम को जब मैक्सिमम में से घटा देंगे तो ये इतना जब घट जाएगा तो बचेगा क्या, यही वाला हिस्सा तो बचेगा। तो यही जो हिस्सा यह बचा हुआ है क्या कह लीजिए, यह जो है यही हमारा क्या है टॉलरेंस है, यह हमारा क्या है, यही वाला हिस्सा हमारा टॉलरेंस है, यह वाला हिस्सा हमारा क्या होगा टॉलरेंस होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में किसको, क्वेश्चन में यहां से यहां तक पूछ रखा है कि यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए यहां पे एरो दिखाया गया है और पूछ रखा है इसी को आगे बढ़ा करके कि एक्स, इसको क्या कहेंगे आप, कोई बात नहीं देखते हैं अभी। उसके बाद है एक चीज ये हो गया, और दूसरा देखिए आपके फिगर में ये भी यहाँ पे दिखा रखा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग इसको भी देख लेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सॉल्व करेंगे ही, बाकी अदर को भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या चीज है, तो देखिए बेसिक साइज हो गया, मैक्सिमम देखिए मिनिमम लिमिट, बेसिक साइज कहां से कहां तक है तो हमें मालूम है भाई इधर ये है ना, वही सेम इधर भी रहेगा, बेसिक साइज यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। तो ये बेसिक साइज हो गया, और यह क्या हो गया यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यह क्या था हमारा, तो हमारा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज था। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी बेसिक साइज जो होता है, जो हमारी मूल माप होती है, तो बेसिक साइज और उसका जो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होता है, मतलब जो उसका लोअर लिमिट होता है, बेसिक साइज और न्यूनतम सीमा के बीच जो बीजगणितीय अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मिनिमम डेविएशन कहते हैं, क्या बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो हम देख रहे हैं बेसिक साइज हमारा हो गया और यह मिनिमम लिमिट ऑफ साइज हो गया, इन दोनों का अंतर, मतलब इसमें से जब यह बेसिक साइज घटा देंगे आप, घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यही बचेगा, वही यहाँ पे देखिए दिखाया गया यहां से यहां तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम वाला है भाई, मिनिमम साइज लेंगे तो मिनिमम डेविएशन, अगर ये बेसिक साइज को मैक्सिमम लिमिट में से घटाएंगे तो फिर मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। या फिर मिनिमम डेविएशन को हम लोग मिनिमम डेविएशन को हम लोग लोअर डेविएशन भी बोलते हैं, तो देखिए इसको मिनिमम डेविएशन कहिए, न्यूनतम विचलन, या फिर लोअर डेविएशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं लोअर डेविएशन। जब भी डेविएशन आएगा विचलन आएगा, मैंने आपको बताया है कि बीजगणितीय अंतर की बात करेगा, बेसिक साइज से लिया जाएगा कि उसकी मैक्सिमम लिमिट कितना है या मिनिमम लिमिट कितना है, तो मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज का अंतर, मिनिमम लिमिट हमने लिया तो मिनिमम डेविएशन या लोअर डेविएशन, और वही हम क्या ले मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर, मैक्सिमम लिमिट लिया तो मैक्सिमम डेविएशन कहिए अपर डेविएशन कहिए, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम साइज क्या था, तो मैक्सिमम साइज यहां से यहां तक था, तो देखिए मैक्सिमम साइज कहां से, मैक्सिमम साइज यहां से लेकर के यहां तक है, मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज इन दोनों का अंतर, तो बेसिक साइज घटाएंगे तो यह घट जाएगा, बचेगा क्या यहां से यहां तक बचेगा, यह वाला लाइन देखिए यहां पे दिखाएगा यहां से, इसी को पूछा भी था क्वेश्चन में, क्या कहेंगे, तो देखिए मैक्सिमम साइज में से बेसिक साइज घटा रहे हैं, बीजगणितीय अंतर कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा अपर डेविएशन होगा, अपर डेविएशन, या फिर कह लीजिए मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपर डेविएशन जो पूछा गया था, ठीक है। लोअर डेविएशन क्या होगा, तो बेसिक साइज जो हो गया हमारा मिनिमम साइज का जो बीजगणितीय अंतर होगा, लोअर डेविएशन यह वाला हिस्सा, अपर डेविएशन यह वाला हिस्सा, बाकी ये मैक्सिमम मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, या टॉलरेंस हो गया दोनों का अंतर, ठीक है। मिनिमम लिमिट तो देखिए यह मिनिमम लिमिट है भाई, किसी भी साइज पर, किसी भी बेसिक साइज पे मूल माप पर दी गई जो निचली सीमा है भाई, दो सीमाएं दी जाती है, एक मिनिमम इतना बना सकते हैं, एक मैक्सिमम इतना, तो दो सीमाएं दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि इस सीमा के अंदर, इस लिमिट के अंदर हमें जॉब को बनाना है, तो जो नीचे वाली सीमा दी जाती है, जो लोअर लिमिट दी जाती है, वो हमारा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कहलाता है, जो अपर लिमिट दी जाती है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कहलाता है। तो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है, देखिए उच्चतर रहेगा यहाँ पे, उच्चतर विचलन क्या है ना, व्हाट इज द अपर डेविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइज। देखिए अपर डेविएशन पूछा, पहले मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन में लिखा गया 20 लिखा हुआ है और दे दिया है प्लस 0.008 और नीचे दे दिया माइनस 0.005, जो भी इस तरह से मूल माप, देखिए ये जो मीन लिखा होता है ना 20, यही हमारा क्या होता है, यह हमारा मूल माप होता है, यह हमारा क्या होता है, यह हमारी बेसिक साइज होती है, बेसिक साइज होता है, या कह लीजिए ये हमारा मूल माप होता है, जिस पर कोई भी छूट, कभी भी टॉलरेंस कुछ भी दिया जाता है हमेशा बेसिक साइज पे ही दिया जाता है, यह मूल माप होता है, ठीक है। अब इसका डेविएशन, तो देखिए यह दोनों जो मूल माप के साथ जो प्लस माइनस में दिखाए जाते हैं ना, यह डेविएशन ही, विचलन ही दिखाया जाता है कि इसमें कितना यह विचलित हो सकता है,
ठीक है, तो ये डेविएशन दिखाया जाता है। तो जो प्लस में मतलब प्लस रहा या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर वाला लिखा रहता है या अपर डेविएशन रहता है, नीचे वाला लोअर डेविएशन होता है, ऊपर वाला अपर डेविएशन। तो ये जो यहाँ पे प्लस 0.008 है, यह क्या है हमारा, यही हमारा अपर डेविएशन है। क्या है, अपर डेविएशन। बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको सॉल्व भी नहीं करना है। और जो नीचे वाला दे रखा है मूल माप के साथ, यह इसका लोअर डेविएशन है, निम्नतर विचलन है, लोअर डेविएशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में भाई अपर डेविएशन पूछा ना, उच्चतर विचलन, अपर डेविएशन पूछ रखा है। अपर डेविएशन क्या है, 0.008 है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लोअर डेविएशन पूछता तो -0 वाला था, लेकिन प्लस माइनस नहीं लेते हैं, बस डायरेक्ट करना। जब भी डेविएशन पूछेगा तो डायरेक्ट, ऊपर हमारा कितना विचलित हो सकता है, नीचे कितना हो सकता है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हो जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने आपको बता, देखिए ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता दिया ट्रिक के हिसाब से। आप क्वेश्चन देखते ही अपर डेविएशन, या कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे दे देता है ना कि 20 प्लस 0.15 माइनस 0.20, तो इसका अपर डिवीजन क्या होगा, तो 0.15, लोअर डिवीजन 0.20, ऊपर वाला अपर डिवीजन, नीचे वाला लोअर डिवीजन। तो आप डायरेक्ट देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पर इसका मेन तरीका क्या है, अगर उसको देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि डेविएशन क्या होता है, मतलब अपर डिवीजन लोअर डिवीजन क्या होता है। तो मैक्सिमम, मैंने बोला बेसिक साइज जो होता है उसका, बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज का जो बीजगणितीय अंतर होता है वो हमारा अपर डेविएशन होता है। और बेसिक साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज का जो हमारा क्या होता है, बीजगणितीय अंतर होता है, वो लोअर डेविएशन होता है। तो अगर हमें मान लीजिए अपर डेविएशन निकालना हो, क्या निकालना हो, अपर डेविएशन, हमें क्या निकालना हो, अपर डेविएशन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे भाई, बीजगणितीय अंतर होगा। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, कह लीजिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस बेसिक साइज, बीजगणितीय अंतर होता है दोनों का ना, मतलब आपस में जो बड़ा वाला रहेगा उसमें छोटा वाला घटा देंगे। बीजगणितीय का मतलब यही है कि जैसे हमारे पास जो भी दो अंक आएंगे ना, लिमिट, एक तो मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट रहेगा, और दूसरा बेसिक साइज रहेगा, तो दोनों में से जो छोटा है बड़ा होगा, तो हमेशा बड़े वाले में से, ऐसा नहीं कि मिनिमम इसी में से इसी घटाना। अगर बेसिक साइज बड़ा है और मिनिमम लिमिट साइज हमारा छोटा है, तब बेसिक साइज में से उसको घटाएंगे, मतलब जो छोटा बड़ा हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, इसलिए बीजगणितीय अंतर बोला जाता है। तो यही तो अपर डेविएशन का परिभाषा था कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज का जो बीजगणितीय अंतर होता है वो अपर डेविएशन होता है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होगा, तो देखिए इस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, या कह लीजिए अपर लिमिट, दोनों एक ही बात है, या कहिए अपर लिमिट, दोनों एक ही बात है। क्या होगा हमारा, तो जो बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज कितना है 20, उसको लिख लेंगे। अपर लिमिट है तो ऊपर वाला, लोअर लिमिट होगा तो नीचे वाला, उसको जोड़ या घटा देंगे जो भी चिन्ह लगा होगा। इसमें अपर लिमिट में क्या प्लस लगा है, प्लस 0.008, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया 20.008, या क्या आ गया हमारा अपर लिमिट आ गया, या मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज आ गया। अब उसको यहाँ पे रख दीजिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या आ गया हमारा 20.008 माइनस बेसिक साइज, बेसिक साइज क्या था हमारे पास 20 है, तो 20 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 0.008, क्या आ गया अपर डेविएशन। और हमने डायरेक्ट भी वही चीज निकाला था। तो या तो आप डायरेक्ट पहचान लीजिए, क्योंकि जो भी इसके साथ दिया होता है वो डेविएशन दिया होता है, इससे आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। यह मैंने आपको कहानी बता दी कि आपकी जो परिभाषा थी वो कैसे सिद्ध हो रही है। देखिए परिभाषा आपकी सिद्ध होगी ना कि अपर डेविएशन क्या है, तो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है और जो बेसिक साइज है, इन दोनों का जो बीजगणितीय अंतर है वही हमारा अपर डेविएशन होता है। यह भी हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया। अगर यहीं पे हमें क्या निकालना होता, अब भैया अपर डेविएशन हो गया ना, लोअर डेविएशन निकालना हो, क्या निकालना हो, लोअर डेविएशन। लोअर डेविएशन में क्या होगा, बेसिक साइज इसमें बड़ा हो जाएगा, लोअर वाला छोटा हो जाता है, तो बेसिक साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, क्या होगा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। बेसिक साइज कितना है 20 है, माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या है, तो देखिए मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यहाँ अपर लिमिट जैसे लिखे थे ना, वैसे मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकाल लीजिए। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, या फिर इसी को हम कह सकते हैं लोअर लिमिट, निचली सीमा, लोअर लिमिट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बराबर, देखिए मिनिमम लिमिट आप न्यूनतम सीमा में चाहिए, तो पहले लिख लेंगे क्या बेसिक साइज, उसके बाद मिनिमम वाला चाहिए तो नीचे वाला, प्लस लगा होता तो प्लस लिखते, माइनस लगाया तो माइनस लिखेंगे, माइनस 0.005, इसको बस घटा लीजिए, आपका आ जाएगा
मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या आ जाएगा, 20 में से जब इसको घटाएंगे आप ना तो 19.995 आएगा। आप घटा करके देख लीजिएगा। या घटाने का तरीका देखिए ये है, आपको क्या करना है, 20 है ना तो 20 3 अंक, अगले वाला जो 3 अंक तक दशमलव तो 20.000 लिख लीजिए, फिर नीचे क्या लिख लीजिए 0.005 ऐसे घटाया जाता है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके इधर जितना है उतना एक्स्ट्रा जीरो बढ़ा करके ऐसे घटाते हैं। फिर यहाँ से हासिल लेंगे, दशमलव से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, दशमलव यहाँ भी 1 आ गया तो 9 बचेगा, इस हासिल ले लिया था तो 1 बचेगा 2 की जगह 19.95। तो ऐसे घटाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्लियर हो गया। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कितना हो गया भाई 19.995। जब 20 में से इसको घटाएंगे तो 0.005 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोअर डेविएशन। और वही क्या पूछ देता भाई, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज तो 19.995, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हमने निकाला था अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज 20.008। तो सभी क्वेश्चन और ऑप्शन क्या था मैंने सबको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आकार की निचली सीमा क्या है। देखिए इस बार पिछले में डेविएशन पूछ रहा था, अब इसमें लोअर लिमिट ऑफ साइज पूछ रहा है, निचली सीमा पूछ रहा है। सेम वही कहानी है, हमें क्या करना है 25 पहले लिख लेते जो दिया हुआ 25 0.25 सॉरी 0.25 है, ऊपर वाला प्लस 0.25 है, नीचे क्या है माइनस 0.15 है। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। कह रहा निचली सीमा क्या होगी, हमने आपको बताया भाई लोअर लिमिट पूछ रहा है ना, लोअर लिमिट ऑफ साइज। ठीक है, या लोअर लिमिट ऑफ साइज क्या होगा हमारा, तो देखिए मैंने बोला आपको क्या रखना, हमें पहले मूल माप जो बेसिक साइज है उसको लिख लीजिए 25। ठीक है, लोअर लिमिट तो नीचे वाला, अपर लिमिट क्या था तो ऊपर वाला लेते हैं, लोअर लिमिट ऑफ साइज तो नीचे वाला क्या है माइनस लगा है ना, माइनस लिख लेंगे 0.15। ठीक है, और अगर एक डेविएशन पूछ रखा होता, क्या विचलन पूछता तो कुछ सोचना नहीं, अपर डेविएशन क्या होगा तो ये हो जाता, प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लेना है, क्या हो जाता 0.25। लोअर डेविएशन पूछता तो 0.15, अपर डेविएशन 0.25, लोअर डेविएशन मतलब निम्नतर विचलन 0.15। लेकिन हमसे लिमिट पूछ रहा है, लोअर लिमिट ऑफ साइज या अपर लिमिट ऑफ साइज। जब भी लोअर लिमिट ऑफ साइज या अपर लिमिट ऑफ साइज पूछता है, या कह लीजिए लोअर लिमिट या अपर लिमिट पूछता है, तो हमेशा उसको बेसिक साइज अपर वाला पूछेगा तो बेसिक साइज उसका प्लस या माइनस जो भी लगा ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे। लोअर लिमिट पूछेगा तो बेसिक साइज उसके साथ प्लस या माइनस जो भी लगा नीचे वाली संख्या लिख लेते हैं। तो हमने बेसिक साइज लिखा और उसके साथ माइनस लगा तो इसलिए माइनस 0.15 लिख लिया। अब घटाएंगे तो कितना जाएगा 24.15 है ना, तो ये लगभग 8.5 आना चाहिए ना। ठीक है, घटा करके देख लीजिएगा यही आएगा। ठीक है, 24.85 में ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपर लिमिट पूछता तो क्या करते, अपर लिमिट पूछा रहा होता तो 25, अपर मतलब ऊपर वाला प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेते 0.25, दोनों जोड़ देते 25.25 आ जाता mm, ये हमारा अपर लिमिट हो जाता। लोअर लिमिट पूछा था तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित का, देखिए यहाँ पे फिगर दिखा रखा है और एक्स के रूप में चिन्हित पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर लेता हूँ। देखिए यह क्या है, देखिए 2 होल दिखाया गया, एक होल यह दिखाया गया कि इस पार्ट में इस साइज का होल किया गया है। ठीक है, और इधर दिखाया गया कि इस पार्ट में इस साइज का होल है। और देखिए नीचे वाला दोनों का सेम है, दिख रहा है ना, दोनों होल का देखिए सेम मिला हुआ, लेकिन ऊपर वाले होल का देखिए इसका लाइन आ जा रहा है इसके साथ, और इसके नीचे वाले का लाइन आ रहा है यहाँ पे। मतलब कि यह होल बड़ा है, यह होल छोटा है। एक तरह से देखा जाए तो यह साइज आपका बड़ा है और इधर वाला साइज क्या है हमारा छोटा है। और यहाँ पे बनाया क्या गया है, यहाँ पे अब ये देखिए बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे देखिए यह बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे ये साइज बनी हुई है, तीसरी साइज हमारी यह बनी हुई है। ठीक है, और पूछा किसको है, पूछ रहा है यहाँ पे एरो बना करके इस चीज को, यह जो दोनों के बीच यह है इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 2 साइज है, एक बड़ी साइज एक छोटी साइज।
मतलब ये अपर लिमिट हो गया इसका या लोअर लिमिट हो गया। तो किसी जॉब को बनाने के लिए मैंने बताया ना, जब कोई कंपोनेंट कोई पार्ट तैयार किया जाता है तो उसमें जो है लिमिट दे दी जाती है, एक लोअर और एक अपर की। इससे छोटा नहीं बना सकते, इससे बड़ा नहीं बना सकते। इस छोटे दो साइज दिया जाता है कि इन दोनों साइज के बीच में ही हमें उस साइज को रखना जो पार्ट हम बना रहे हैं। तो वही चीज यहां दिखाया गया है कि ये बता दिया गया है कि हम इस साइज से बड़ा नहीं बना सकते। एक साइज ये दे दिया कि मैक्सिमम इतना बड़ा बना सकते हैं, मिनिमम इतना बड़ा बना सकते हैं। ये दोनों साइज है कि मैक्सिमम इतना बड़ा, मिनिमम इतना बड़ा। तो इसीलिए देखिए ये जो पहला एक यहाँ पे देखिए सर्कल बनाया गया, ये दिखा रहा है इसी सेम इसी साइज का, कि पहला साइज इसी साइज का है, दूसरा इससे ज्यादा है लेकिन बड़े वाले से छोटा है, मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जब भी रहे या तो इसके बराबर रहे या इससे ज्यादा रहे, पर ऊपर वाले से ज्यादा ना जाए। देखिए दूसरा सर्कल इसलिए यहां तक, तीसरा सर्कल बड़े वाले साइज तक। मतलब जो भी सर्कल बने हैं इन दोनों लाइनों के बीच में ना तो इससे नीचे जाना है हमें, ना तो इससे ऊपर जाना है, क्योंकि यह इसकी लोअर लिमिट होगी या अपर लिमिट होगी। तो मैंने बताया था किसी भी साइज का जो अधिकतम सीमा है और जो न्यूनतम सीमा है, इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, वही टॉलरेंस होता है कि इसी बीच में हमें जॉब को बनाना है। साइज की न्यूनतम सीमा या नीचे वाली लाइन हो गई, और साइज की अधिकतम सीमा ऊपर वाली हो गई। तो न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा का जो अंतर होगा वही क्या होता है, यही हमारा टॉलरेंस होता है। क्या होता है, यही हमारा टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टॉलरेंस जोन यही है हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, टॉलरेंस जोन। ठीक है, लिमिट क्या है, तो लिमिट भाई जो साइज पे छूट दी जाती है, ये मिनिमम लिमिट और ये मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, बाकी अपर डिविएशन लोअर डिविएशन क्या हमने पीछे देख लिया था कि कोई भी जो बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज पर मैक्सिमम लिमिट जो होती है, बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट का जो बीजगणितीय अंतर होता है वो अपर डेविएशन, और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज का जो बीजगणितीय अंतर होगा वो लोअर डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर भी हमारा दो टाइप का होता है, प्लंजर टाइप का, लीवर एंड स्क्रॉल टाइप का। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात किया है कि जो प्लंजर टाइप वाला, कई बार मैंने आपको बताया कि एग्जाम में यह चीज पूछा भी है कि एक प्लंजर टाइप वाला डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, एक लीवर एंड स्क्रॉल टाइप वाला होता है। लीवर टाइप वाला एक तरह से लीजिए, एक लीवर टाइप वाला होता है। तो कई बार पूछ लेता है कि दोनों में से कि कौन किस सिद्धांत पे काम करता है। जो प्लंजर टाइप वाला होता है, जो मैं यहाँ पे फिगर दिखा रखा हूं, ये प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, और यह जो होता है हमारा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे, रैक, RACK रहेगा आपका, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। जबकि वहीं पे बात किया जाए लीवर टाइप वाले डायल टेस्ट इंडिकेटर की, तो यह लीवर एंड स्क्रॉल के सिद्धांत पे काम करता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात तो यहाँ पे होगी। यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग किस हिस्से प्राप्त होती है। देखिए हमें मालूम है कि यह जो होता है रोटेबल बेजल होता है, रोटेटेबल बेजल। हालांकि मैं पहले भी ऐसा पार्ट का नाम बता चुका हूं। और यह बेजल क्लैंप होता है, यही हमारा बेजल को टाइट करता है, जहां पर टाइट कर देंगे वहीं पे उसको रोक देगा, घूमने नहीं देगा, बेजल क्लैंप होता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो यह हमारा क्या है, यह हमारा स्टेम होता है, स्टेम। यह हमारा प्लंजर होता है, प्लंजर, इसलिए प्लंजर टाइप कहते हैं ना। और लास्ट में जो होता है हमारा एनविल होता है, जो कि जॉब की सरफेस से संपर्क करता है। बाकी ये जो छोटा वाला यहाँ पे दिख रहा है रीडिंग डायल टाइप का, इसको हम लोग रिवॉल्यूशन काउंटर कहते हैं, रिवॉल्यूशन काउंटर। ठीक है, और यह बच गया हमारा क्या, जो यह सुई जैसा दिख रहा है आपको, यही हमारा क्या है, पॉइंटर है। क्या है हमारा, यह पॉइंटर है। तो देखिए पूछ रहा है ना कि डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त होगी। तो हमें मालूम कि ये एनविल जो है ये जॉब के ऊपर चलता है या प्लंजर होता है यहाँ पे हमारा। जब चलेगा तो फिर क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन होगा जॉब में। देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर की मदद से हम यह भी चेक कर सकते हैं कोई जॉब में कितना टेपर है, या जॉब हमारा समतल है या नहीं, या इसकी मदद से हम लोग लेथ मशीन में जॉब को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएशन, मान लीजिए जॉब में हमारा टेपर है, जॉब समतल नहीं है, ऊपर नीचे होगा, तो जो वेरिएशन अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा ना, तो उस वेरिएशन को मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा बढ़ाकर के यहाँ इस पे डायल पे दिखाया जाता है। यह जो हमारा पॉइंट लगा हुआ ना, थोड़ा भी वेरिएशन होगा तो यहाँ पे जो पॉइंटर लगा हुआ है इस डायल पे उस रीडिंग को दिखाएगा, उसको बढ़ा करके रैक एंड पिनियन की मदद से। हम चलेंगे लीनियर मोशन और हम यहाँ रोटरी मोशन में उस रीडिंग को दिखाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ा बहुत भी अगर हमारा जॉब में वेरिएशन होता है तो उसको मैग्नीफाइंग करके उसको अपना रीडिंग जो है बड़े साइज में प्रदर्शित करता है। तो यही डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है कि थोड़ा भी इसको वेरिएशन मिलेगा तो तुरंत उसको बढ़ा करके यहाँ पर रीडिंग दिखा देगा कि भाई इसमें दिक्कत है, इसमें वेरिएशन है।
तो ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। कहाँ रीडिंग मिली हमें? इस पॉइंटर के द्वारा, इस सूचक के द्वारा ही तो रीडिंग मिल रही है। सूचक हिलेगा तो हमें रीडिंग मिलेगा। अब पूछा भी था कि रीडिंग किस हिस्से में प्राप्त करते हैं, इसका मतलब पॉइंटर या सूचक के द्वारा रीडिंग प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जहां पे पूछा था कि भाई सॉफ्ट स्क्रैपर के लिए, सॉफ्ट मेटल के लिए स्क्रैपर का कोड कितना रखते हैं, तो वहां पे मैंने फिगर दिखाया था। ये कौन सा प्रोसेस है भाई? स्क्रैपर के द्वारा हम कोई जॉब को स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग प्रोसेस कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फाइलिंग कब होता है? जब किसी जॉब को फाइल के द्वारा घिस रहे होते हैं इस तरह से, तो फाइलिंग कहलाता। जब ड्रिल के द्वारा किसी जॉब में ड्रिल होल कर रहे होते तो ड्रिलिंग कहलाता। जब चीजल के द्वारा किसी जॉब को काट रहे होते तो चीजलिंग कहलाता। आसान सा चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई अगर बड़ी फ्लैट सरफेस है और उसके सेंटर के, उसके केंद्र के भाग से हमें मटेरियल हटाना है, उसके बीच के भाग से हमें मटेरियल हटाना है, तो कौन सा स्क्रैपर यूज करेंगे? हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई बड़ी सपाट मतलब कोई बड़ी फ्लैट सरफेस है, उसके मध्य भाग को खुरचना है, उसके केंद्र वाले भाग से, उसके सेंटर से मतलब मध्य भाग से कोई चीज खुरच करके निकालना है, तो कौन सा स्क्रैपर यूज करते हैं भाई? हुक स्क्रैपर। क्या यूज करते हैं? हुक स्क्रैपर। मैंने बताया था कि इस पे आगे की जो कटिंग एज होती है 90 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है। जब कोई हमारी फ्लैट सरफेस होती है, कहीं बीच में अगर सेंटर भाग हमें खुरचना हो, तो चूंकि ये मुड़ी हुई है तो यहाँ पे पकड़ करके ऐसे खींच करके इसकी स्क्रैपिंग करते हैं, इसीलिए इसको पुल टाइप भी बोलते हैं कि उसको अपनी तरफ खींच करके स्क्रैपिंग किया जाता है। तो हुक स्क्रैपर को पुल टाइप स्क्रैपर भी बोलते हैं। जब यहीं पे फ्लैट स्क्रैपर की बात किया जाए तो यह वाला फ्लैट स्क्रैपर है, इसका एंगल जो होता है हमारा 81 डिग्री के लगभग होता है। कई जगहों पे 85 डिग्री से 90 डिग्री भी दिया होता है, और इसका यूज नॉर्मल फ्लैट सरफेस की स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। ट्रायंगुलर वाली बात किया जाए तो यह जो हमारा ट्रायंगुलर वाला है, इसमें तीन कटिंग एज होती है। इसका यूज छोटे छिद्रों की स्क्रैपिंग करना हो, या छोटे छिद्रों की स्क्रैपिंग करना हो, या फिर होल की डीबरिंग करना हो, तो उसके लिए, या फिर कहीं जटिल कोनों से मटेरियल को हटाना हो, उस केसेस में हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज करते हैं। इसका एंगल जनरली 55 डिग्री से 60 डिग्री होता है। यह सब चीजें मैं देखिए पहले भी, इसलिए ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और मैं आपको बता चुका हूं। उसके लास्ट में आता है क्या? बुल नोज स्क्रैपर, जो यहाँ पे है। क्या है बुल नोज स्क्रैपर? यह जो होता है हमारा ना, यह फ्लैट सरफेस और हाफ राउंड सरफेस दोनों के लिए यूज किया जाता है। फ्लैट सरफेस और हाफ राउंड सरफेस, हाफ राउंड सरफेस दोनों के लिए यूज किया जाता है। या फिर कह लीजिए यह बड़े बियरिंग सरफेस के लिए भी यूज किया जाता है। बड़े बियरिंग सरफेस के लिए भी यूज करते हैं, या ऑयल पॉकेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ऑयल पॉकेट बनाने के लिए भी ये सब चीजें जो है, हालांकि मैं इस चीजें पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस यंत्र का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए दिखा रखा, पूछ रखा है इस यंत्र का नाम क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर में क्या, एक कोई थ्रेड है, थ्रेड को ऐसे ऐसे बनाया गया और उस थ्रेड को इस यंत्र के द्वारा मापते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये कौन सा होता है? तो इस टाइप का देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिगर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारा क्या होता है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या होता है? ऑप्शन सी जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। पहले जो क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर होता है जिसके एनविल को चेंज किया जा सकता है, तब हमने वहां पे इस फिगर को देखा था और पढ़ा था कि वह हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है जिसके एनविल को चेंज किया जा सकता है। कि भाई जैसी थ्रेड होगी, बीए थ्रेड है तो उसके हिसाब से एनविल लग जाएगा, आपका बीएसडब्ल्यू बीएसपी थ्रेड है तो उसके हिसाब से इसका एनविल चेंज कर दिया जाएगा। तो जिस टाइप की थ्रेड होती है उस टाइप के थ्रेड के चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके एनविल को चेंज कर लेते हैं। यह क्या करता है? यह प्रभावी व्यास को मापता है। किसको? प्रभावी व्यास को मापता है। इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की मदद से मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पिच व्यास को मापता है। कौन? यह स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू पिच गेज क्या है? तो यह वाला जो फिगर है स्क्रू पिच गेज का है। यह भी पहले आ चुका है कि भाई यह क्या होती है? यह कई सारी ब्लेड इसमें लगी होती है और उसपे अलग अलग टाइप के थ्रेड कटे होते हैं, मतलब अलग अलग पिच वाले थ्रेड कटे होते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि यह थ्रेड कटा, इसमें 3.5 लिखा है। इसका मतलब यह जो थ्रेड है, इस पत्ती पे, इस ब्लेड पे जो थ्रेड काटा गया उसका पिच कितना? 3.5 mm। पिच क्या होता है? कोई भी जो थ्रेड कटी होती है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी होती है, ये हमारा क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कोई थ्रेड का हमें पिच चेक करना है, या हमारे पास थ्रेड कटा हुआ है, इसका पिच चेक करना है हमें कि इसका पिच कितना है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी कितनी है, तो हम यह सब ब्लेड इसमें लगाएंगे। जो ब्लेड बिल्कुल सही तरीके से इसमें बैठ जाएगा, उस ब्लेड को निकालेंगे और उसका साइज पढ़ लेंगे। जैसे यह वाला बैठ गया तो इस साइज को निकालेंगे, पढ़ेंगे, इसमें लिखा है 4.0। इसका मतलब इसका और इसका पिच सेम है। इसका मतलब इस थ्रेड का पिच कितना है? 4.0 है। मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी 4 mm है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं स्क्रू पिच गेज की मदद से। उसके बाद बारी आती है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए ये जो फिगर है आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की मदद से बाहरी व्यास वगैरह मापने का काम किया जाता है। बाकी लास्ट में स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, तो यह फिगर है हमारा क्या, थ्रेड स्नैप गेज भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम से जानते हैं, थ्रेड स्नैप गेज। थ्रेड स्नैप गेज भी बोलते हैं या फिर स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज बोलते हैं। इसकी मदद से थ्रेड के आकार और प्रोफाइल को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है, थ्रेड के आकार व प्रोफाइल को चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन सा उपकरण है। इंग्लिश वाला थोड़ा देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन, कि अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन हो तो उसको मैग्नीफाई कर दे, मतलब उसको बड़ा करके दिखाए। मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मींस ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल। एक ग्रेजुएटेड डायल पे थोड़ा सा भी अगर हमारा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा भी वेरिएशन आ रहा है साइज में, तो उसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके एक डायल पे ग्रेजुएशन पे क्या है यहाँ पे ग्रेजुएटेड डायल पे दिखाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है, आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है जो भी साइज को या चेक करता है, मतलब अगर जॉब समतल है नहीं है, टेपर है क्या है, तो उसको चेक करता है। थोड़ा भी जो परिवर्तन आता है, एनुअल चलता है या एनुअल जब चल रहा होता है उसमें थोड़ा भी परिवर्तन आएगा तो उसको ये डायल यहाँ पे तुरंत दिखा देता है। तो किसमें होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में होता है। ठीक है, ये उसका फिगर है, हम लोग इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर, तो देखिए ये वाला जो फिगर है इनसाइड माइक्रोमीटर है। किसी भी जॉब की आंतरिक माप लेने के लिए हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर यूज करते हैं। डायल वर्नियर कैलिपर, तो देखिए ये वाला जो फिगर हमारा डायल वर्नियर कैलिपर का है। ठीक है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर की तरह इसमें एक डायल लगा दिया जाता है। जब ये एक खाना चलता है तो ये 100 भाग घूम जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो लिस्ट काउंट ज्यादातर रहती है वो 0.01 mm वाली रहती है ना। और वर्नियर माइक्रोमीटर, तो देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर जो नॉर्मल माइक्रोमीटर था ना, अभी हमने पीछे देखा था, ऐसे ही माइक्रोमीटर होगा सेम वर्नियर माइक्रोमीटर भी। बस फर्क क्या होगा कि यह जो हमारा माइक्रोमीटर है, देखिए थंबल या स्लीव, इसमें सिर्फ डेटम लाइन होगी और उस पर हमारा मेन स्केल बना होगा। लेकिन जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसमें देखिए डेटम लाइन, जो हमारा बैरल या स्लीव है, इसमें डेटम लाइन के अलावा 10 पैरेलल लाइनें और वर्नियर लाइनें खींच दी जाती है। इसी को वर्नियर लाइन कहते हैं और ये हमारा फिर वर्नियर माइक्रोमीटर कहलाता है। और नॉर्मल वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है, जबकि वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.001 mm हो जाती है, मतलब इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत विचलन क्या है। देखिए फंडामेंटल डेविएशन की बात कर रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना होता है, फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है। दोनों चीजें मैंने बताया था कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपका 18 होता है और फंडामेंटल डेविएशन अगर आपको पूछे तो 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि भाई फंडामेंटल डेविएशन हमारे कितने हैं, 25। लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखना है कि 25 आता कहां से है। तो जो फंडामेंटल डेविएशन होता है ना, वो ए से लेकर के जेड तक, मतलब ए अक्षर वाले और जेड अक्षर वाले ऐसे लेकर के दिखाए जाते हैं, ए से जेड तक दिखाया जाता है। लेकिन फिर आप सोचोगे कि यार अल्फाबेटिकल जो वर्ड होते हैं तो ए से जेड तक तो 26 अक्षर हो जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि फंडामेंटल डेविएशन 25 प्रकार के होते हैं। तब कैसे होगा, तब ऐसे होगा कि जो ए से जेड तक था ना, तो इसमें सबको नहीं लिया गया था, इसमें कुछ वर्ड को छोड़ दिया गया था, कुछ अक्षर को छोड़ दिया गया था। किसको, किसको छोड़ दिया गया था, आई को, एल को, ओ को, क्यू को और डब्ल्यू को। इन 5 अक्षर को फंडामेंटल डेविएशन में नहीं लिया गया था। फिर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो 25 अक्षर बोले हो आपकी, फंडामेंटल डेविएशन 25 है और हमारा ये वर्ड वाला कितना होता है टोटल, ए से जेड तक 26 होता है, और आप बता रहे हैं कि 26 में से 5 लिया ही नहीं गया है, 5 निकाल देंगे तब तो हमारे पास 21 ही बचा। फिर आपका 25 कहां से हुआ, तो देखिए 25 वहां से हुआ कि फिर जैसे इन 5 को जब निकाला गया ना, तो इन 5 को निकाल करके ए से जेड में इन 5 को नहीं लिया गया, ILOQW इन 5 को नहीं लिया गया। फिर इनकी जगह क्या किया गया, इनकी जगह 4 नए, 5 को निकाला हमने, 4 नए को शामिल किया। किसको शामिल किया, JS, ZA, ZB और ZC, इन चारों को, नए 4 को शामिल किया गया। 1 2 3 4। अब देखिए 26 में से हमने पहले ए से जेड तक 26 होते हैं, इनमें से हमने 5 को निकाल दिया, 5 निकाल दिया तो अब हमारे पास 21 बचे, 4 नए शामिल कर लिए, तो 21 + 4 कितना हो गया, 25 हो गया। तो यही मैं आपको बताया कि फंडामेंटल डेविएशन हमारे कितने होते हैं,
25 टाइप के होते हैं। अब क्लियर हुआ होगा। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना होता है कि जो एबीसीडी के द्वारा हम दिखा रहे हैं फंडामेंटल डेविएशन को, इसमें अगर हमारा इसको हम कैपिटल लेटर द्वारा दिखाएं, किसके द्वारा? कैपिटल लेटर से जो दिखाया जाता है ना वो होल के डेविएशन को दिखाता है, मतलब होल को डिनोट करता है। और स्मॉल लेटर के द्वारा जो दिखाते हैं वो शाफ्ट के डेविएशन को डिनोट करता है। स्मॉल लेटर के द्वारा जो दिखाते हैं वो शाफ्ट के डेविएशन को। मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी होल और शाफ्ट आपस में फिट करना हो तो होल बड़ा रहेगा और शाफ्ट उससे छोटी रहेगी तभी फिट होंगे ना। तो इससे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि होल बड़ा रहेगा मतलब होल के लिए कैपिटल लेटर, शाफ्ट छोटी रहेगी तभी आसानी से फिट होगी तो शाफ्ट को स्मॉल लेटर से। तो याद रहेगा कि होल किसको कैपिटल रखना किसको स्मॉल। तो याद आएगा कि होल बड़ा रहना चाहिए और शाफ्ट छोटा तभी फिट होगा। तो होल बड़ा मतलब कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, शाफ्ट उससे छोटी होगी मतलब स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। चलिए ये चीजें क्लियर हुआ, कितने टाइप का है, किसको किससे दिखाते हैं और कौन कौन से हमारे वर्ड छोड़े गए थे और किसको लिया गया था, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है कह रहा है कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। आधारभूत मतलब हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। देखिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात कर रहा है, फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड कितने हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हैं, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितने हैं भाई हमारे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो टोटल है हमारे पास 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। तो यहाँ पे एक मिनट पीछे, ठीक है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18 हैं। ठीक है कौन कौन से हैं? तो यह शुरू होता है हमारा IT01, IT0, IT1, ऐसे ही जाएगा आपका IT2, IT3, IT4, 5, 6, 7, 8, IT10 नहीं होगा 19 होगा। ठीक है उसके बाद ऐसे कहां तक चला जाएगा आपका IT16 तक। कहां तक चला जाएगा? IT16 तक, सॉरी IT16 तक चला जाएगा। देखिए IT1 से लेकर के IT16 तक 16 ये हो गए प्लस आपका 2 IT01 और IT0, 16 2 18 तक टोटल हमारे कितने हो गए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? 18 हो गए। अब इसमें एक चीज और रहता है कि कई बार हमारा इस टाइप से दे देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में कई बार आया आपको लिख देगा 30, ठीक है H7 कि इसमें अगर पूछ दे कि क्या चीज किसको दर्शाता है तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो पहला अक्षर है ना जो 30 है यह दिखाता है किसको? बेसिक साइज को, मूल माप को। किसको यह बताता है? यह बताता है बेसिक साइज को, मूल माप को बताता है। किसको? मूल माप को। ठीक है उसके बाद बारी आती है एच की। किसकी आती है? एच की। यह किसको दिखाता है? तो यह दिखाता है फंडामेंटल डेविएशन को। किसको दिखाता है? मूलभूत विचलन, फंडामेंटल डेविएशन को। ठीक है उसके बाद जो लास्ट में 7 है यह दिखाता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ये चीज ध्यान रखें, कई बार ऐसे देखें एग्जाम में पूछ लेता, किसी को पूछ लिया कि EH किसको प्रदर्शित कर रहा है या 7 किसको प्रदर्शित कर रहा है या 30 किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला हमेशा बेसिक साइज को बताएगा, फिर ये फंडामेंटल डेविएशन को जो हमारा अक्षर वाला है और जो ये संख्या IT01 IT2 है ना उसी का 7 लिया गया तो ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि भागों के अमापों में को ज्ञात करने और तुलना के लिए कौन सा परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा इसमें हिंदी का थोड़ा वर्ड ठीक नहीं है, इंग्लिश वाला देखते हैं। विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा सूक्ष्मापी यंत्र है इज यूज्ड फॉर, जो यूज किया जाता है किसके लिए? कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज, मतलब साइज को, साइज ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का जो साइज है उसमें वेरिएशन के लिए और कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग मतलब तुलना करने के लिए, और डिटरमाइनिंग द वेरिएशन कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको डिटरमाइन कर सके, उसको दिखा सके, इसके लिए कौन सा सूक्ष्ममापी यंत्र यूज किया जाता है? पहले ही बात हो चुकी है भाई, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो था जो तुलना करता है, मतलब कंपेयरिंग तुलना करने वाला यंत्र है, या कह लीजिए यही हमारा दिखाता है क्या, जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो उसको जो है मैग्नीफाई करके उसको रीडिंग दिखाता है वहां पे डायल पे। तो वो हमारा क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर है। उसका फिगर भाई ये वाला है, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, कई बार हम लोग देख चुके हैं। प्लंजर टाइप वाला यहाँ पे है। ठीक है उसके बाद बारी किसकी आती है भाई? माइक्रोमीटर क्या है? तो माइक्रोमीटर ये है आपका भाई, ये नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो बाहरी व्यास वगैरह को चेक करेगा। उसके बाद आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो ये वाला देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। यह क्या करता है? तो देखिए जब ज्यादा शुद्धता में हमें कोड को मापना हो या ज्यादा छोटी माप लेनी हो, ठीक है, क्योंकि यह जो होता है हमारा ना 5 मिनट, कितना 5 मिनट तक की कोड को माप सकता है। यही इसकी क्या होती है? लिस्ट काउंट होती है, या कह लीजिए 1 डिग्री के बराबर 1/12
मतलब 1 डिग्री में 12 भाग करेंगे तो जो एक छोटा सा भाग आएगा ना, उस छोटे भाग को इससे मापा जा सकता है। यह हमारा वर्नियर बेल प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। यह सबसे ज्यादा शुद्धता में हमारे कोण को मापता है। तो 1/12 डिग्री का ये या 5 मिनट का यही इसका लिस्ट काउंट होता है, यही मिनिमम इतना यह माप को ले सकता है। उसके बाद किसकी बारी, देखिए कंपरेटर है। देखिए यह मैंने एक कंपरेटर यहाँ पे दिखा रखा है, यह हमारा जो है ना माइक्रोक्रेटर टाइप का कंपरेटर है, ठीक है। कंपरेटर भी अलग अलग टाइप के हैं हमारे। जो कंपरेटर है ना, ये हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला है आपका, और न्यूमेटिक वाला कंपरेटर है, मैग्नेटिक वाला कंपरेटर है, तो अलग अलग टाइप के कंपरेटर है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो कंपरेटर होता है ना, यह भी एक तरह का क्या है, तुलना करने वाला ये यंत्र होता है। या कंपरेटर भी हमारा क्या है, एक तरह का तुलना करने वाला यंत्र है, जो कंपेयर करके हमारे जॉब को बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर 2 टाइप का, लीवर टाइप, प्लंजर टाइप। प्लंजर टाइप वाला रैक एंड पिनियन पे काम करता है, और लीवर टाइप वाला लीवर एंड स्क्रॉल पे काम करता है। अभी मैंने पीछे बताया था और इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, लीवर एंड स्क्रॉल, क्योंकि लीवर टाइप पूछा था। रैक एंड पिनियन में तो जब प्लंजर टाइप होता, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता तभी होता, ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। जबकि वही बात किया जाए स्क्रू एंड नट, तो यह क्या होता है हमारा, यह माइक्रोमीटर। जो हमारे माइक्रोमीटर होते हैं ना, वो हमारे स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे काम करते हैं। क्योंकि माइक्रोमीटर में देखिए आप उसको गोल गोल घुमाते हैं तो इसका स्पिंडल आगे बढ़ता है, गोल गोल फिर पीछे घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीछे बढ़ेगा। तो नट बोल्ट में यही होता है ना, किसी भी नट में जब बोल्ट को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बोल्ट आगे बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पीछे बढ़ता है। वैसे माइक्रोमीटर में भी होता है, जब माइक्रोमीटर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आगे स्पिंडल बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पिंडल पीछे बढ़ता है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोमीटर वो नट बोल्ट की तरह आगे पीछे हो रहा है, इसलिए वह नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। इससे आपको याद रहेगा स्क्रू एंड नट, ठीक है। बोल्ट की जगह यहाँ पे स्क्रू लिख रखा था, स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे माइक्रोमीटर हमारा काम करता है। यह हमारा जो है माइक्रोमीटर किस लिए होता है, बाहरी साइज को माप को लेकर। ये कई बार यह भी पूछ लेता है किस मटेरियल का बना होता है, तो इनवार स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है हमारा माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी ये कह रहा है थोक उत्पादन में कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है मास प्रोडक्शन के लिए। देखिए मास प्रोडक्शन या थोक उत्पादन के लिए जब पूछेगा तो उसके लिए हमारा जो कंप्रेटर यूज होता है उसको न्यूमेटिक कंप्रेटर बोलते हैं। वो न्यूमेटिक का मतलब जो वायुवी, मतलब जो एयर के वायु के द्वारा काम करता है। न्यूमेटिक कंप्रेटर में क्या होता है ना, कोई भी मैकेनिकल मतलब जो जॉब है हमारा, जो जॉब की सरफेस है और जो हमारा कंप्रेटर है, दोनों के बीच में कोई मैकेनिकल टच नहीं होता है। दोनों में जो होता है कोई भी आपस में मैकेनिकल टच नहीं होता है। किसमें, न्यूमेटिक वाले में। इसलिए हमारा मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसमें दोनों के बीच में संपर्क जो होता है, जो हमारी सरफेस है और जो हमारा कंप्रेटर है, दोनों के बीच में जो संपर्क होगा वो वायु के, इसमें से तेज वायु की जेट निकलेगी, तेज वायु की प्रवाह होगा, वह आकर के टकराएगा। दोनों आपस में मैकेनिकली टच नहीं करेंगे। इसमें न्यूमेटिक टाइप वाले में, और यही हमारा थोक उत्पादन में होता है। देखिए जो ऑप्टिकल टाइप वाला होता है ना, यह प्रकाश का यूज करके यूज किया जाता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किसमें, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है ऑप्टिकल कंपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन पूछा था, मास प्रोडक्शन का मतलब अधिक उत्पादन में, जहां पे अधिक उत्पादन करना हो तो वहां पे हम लोग न्यूमेटिक कंपरेटर यूज करते हैं। और कई बार यह भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा कंपरेटर है जिसमें कंपरेटर और उस जॉब की सरफेस के बीच में कोई भी मैकेनिकल टच नहीं होता है, मतलब मैकेनिकली टच नहीं करते हैं, तो वह हमारा न्यूमेटिक कंपरेटर ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह वही कहूंगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।